Hello everyone. Today we will continue our science chapter valuation of shares. We already discussed our first topic net asset method, and now we discuss second method डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसको कि हम बोलते हैं लाभांश आय विधि। जो आपका फर्स्ट मेथड था वो एसेट बेस था और जो आपका सेकंड मेथड है वो डिविडेंड बेस है। ठीक है, डिविडेंड के बेस पर ही शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि उसमें आपकी जो फर्स्ट मेथड में यही कमी थी कि हम एसेट को कंसीडर करते हैं लेकिन डिविडेंड को कंसीडर नहीं करते थे। एसेट के बेस पर ही हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उसके बेस पर हम शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है इसका, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जितने शेयर की वैल्यू पे की है वो, जैसे इसमें एग्जांपल है, इफ़ द कंपनी के अंश का जो चुकता मूल्य है 100 रुपये है और कंपनी जो 30% डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसकी जो नॉर्मल रेट है वो 15% है, तो अंशों का मूल्य क्या होगा। एक्सपेक्टेड रेट आपकी जो आप उम्मीद करते हो 30 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आपकी 15 इंटू के पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 100, तो आपकी शेयर की वैल्यू आई 200। जो आपका डिविडेंड मेथड है इसके अनुसार जो दो बातें वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कि ऊपर फॉर्मूले में गिवन है। एक आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और सेकंड आपका नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो आपका क्वेश्चन में मोस्टली गिवन होता है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, यानी कि जो आपकी जो अमाउंट बचता है शेयर होल्डर्स के लिए, किस शेयर होल्डर के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, वो किसके लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होता है, और उसके बेस पर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो उसके बेस पर आप एक्सपेक्टेड रेट निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि प्रॉफिट जो बचा है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो माइनस कर देंगे उसमें से इनकम टैक्स जो हमें पे करना है, जर्नल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया वो, लेस ट्रांसफ़र टू डिवेंचर सिंकिंग फंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद जो आपका बैलेंस बचा है वो किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो जो प्रॉफिट बचा है लास्ट में, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड के पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू के 100, इससे आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट होगी। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड वो हम पीछे भी कर चुके हैं आपका, ठीक है, उसके बेस पर कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू के रेट डिवाइड बाय 100, वो आपकी नॉर्मल रेट जो हम डिविडेंड निकालते थे वो। उसके बाद आपका डिविडेंड हाई विधि के 2 और कमी है, यानी कि इसकी ये हमें ज़रूर मतलब कि जानने की बहुत ज़रूरत होती है कि इसके अंदर क्या कमी है। जो ये मेथड है इसमें केवल अंशों पर ही लाभांश को लेकर चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वर्ष के दौरान जो आपके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और कई बार कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो मेथड है सूटेबल इतना नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है सारा का सारा अगर हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं रखते, तो उस कंडीशन में आपकी शेयर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हम सारा का सारा प्रॉफिट अगर हम बांट देते हैं, रिजर्व में नहीं रखते, तो उसमें शेयर की वैल्यू आपकी 100% आएगी। तो इस बेस पर थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है। जो कमज़ोर कंपनियां हैं, जो कमज़ोर होने के कारण ऊंची दर से डिविडेंड घोषित कर देती हैं कई बार, और लेकिन वो अंदर से काफ़ी कमज़ोर होती हैं, यानी कि उनकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनका जो मूल्य ज़्यादा दिखाया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इस मेथड में अंशों के मूल्यांकन में कंपनी के संचालकों द्वारा जानबूझकर उतार चढ़ाव करने का एक जो है उचित माध्यम है, क्योंकि वे कम या अधिक लाभांश घोषित करने से अंशों का मूल्य भी अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से मतलब कि बायसनेस जो है नहीं रहती, इसमें पार्शलिटी बनी रहती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी के नेट एसेट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, ओनली डिविडेंड को ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है जो इसकी जो अर्निंग कैपेसिटी, उसके अंतर्गत जो अदर फैक्टर्स है उसका इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उसका, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो, इन्वायरमेंट, कस्टमर, लोकेशन, उन चीज़ों का भी आपकी जो डिविडेंड है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उन सबको इग्नोर किया जाता है शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम इस मेथड के अकॉर्डिंग।
और जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है, इसका जो अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल है, और सामान्य लाभांश की दर का पता लगाना भी बहुत कठिन है, यानी कि नॉर्मल रेट हम क्या रखें। ये जो मेथड सुटेबल कहाँ है, जो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर है उनके लिए ठीक है, जहाँ कंपनी घोषित लाभांश की दर काफ़ी अर्जित लाभों पर डायरेक्ट रूप से करती है, या फिर लाभांश दर में स्वेच्छा से बार बार परिवर्तन नहीं किए जाते, वहाँ पर ये मेथड सुटेबल है। उसके बाद जहाँ कंपनी में पुरानी संचित हानियाँ नहीं है, यानी कि लॉसेज नहीं है, ओनली प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपके डिविडेंड का रेट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। और निकट भविष्य में कंपनी की समापन करने की कोई योजना नहीं है, और जहां संभावित लाभांश की दर का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, कुछ दोष है इस मेथड में भी, लेकिन फिर भी ये मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें ये है जो फिर भी यह विधि जो नेट एसेट मेथड है उसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सुसंपत्ति विधि में कंपनी के समापन की अभिकल्पना करके निराशावादी दृष्टिकोण अपनाती है, और जो ये मेथड है ये लॉन्ग टाइम के लिए लेकर चलती कि बिजनेस जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, इसलिए इस मेथड को सुटेबल माना गया है कंपेरेटिवली नेट एसेट मेथड के। उसके बाद जैसे कि इसके क्वेश्चन गिवन है, देखिए एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड 30% ऑन इन इक्विटी शेयर 10 ईच 6 पेड अप, इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 10%, यील्ड बेसिस के ऊपर शेयर की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या, एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड के नॉर्मल रेट इनटू पेड अप, एक्सपेक्टेड 30, नॉर्मल 10 एंड पेड अप आपकी 6, क्योंकि 10 का शेयर और 6 पेड अप है तो आपकी शेयर की वैल्यू 18। इलिस्ट्रेशन 9 देखिए, फ्रॉम द फ्लोइंग इन रिलेटिंग टू द कंपनी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, जैसे कि 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच है, पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 8, प्रेफरेंस शेयर 20,000 10 ईच, एनुअल टू ट्रांसफर रिजर्व 20%, रेट ऑफ टैक्स 50 एंड एक्सपेक्टेड रेट बिफोर टैक्स 2,18,000, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 15,000। जब हम एक्सपेक्टेड निकालते हैं तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, इस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, टैक्स भी लेस करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो भी लेस करते हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर की जो पेमेंट करनी वो भी कर देते हैं, लास्ट में जो इक्विटी शेयर के लिए बचता है वो उसके बेस पर आप क्या निकालते हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अब इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपकी 2,18,000 बिफोर टैक्स है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स लेस कर देंगे, 50% की आपका गिवन है, तो 2,18,000 का आपका 50% आ जाएगा 1,09,000। उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 20%, अब 1,09,000 का आपका 20% सॉरी 1,09,000 का 20% आ जाएगा 21,800। ठीक है, 1,09,000 का 20% 21,800, इसमें कर लेते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 2,18,000, उसके बाद टैक्स हमने 50% गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स वो हमने पेमेंट कर दी है, 2,18,000 का 1,18,000 का 50% 1,09,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नी ज़ीरो में हम ट्रांसफ़र कर देंगे कितना, 20%, 1,09,000 का 20% 21,800। उसके बाद हमारा क्या बचा, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है। ठीक है, वो कर दीजिए आप 20,000, यानी कि 2 लाख के ऊपर आपकी जो डिविडेंड रेट है कितनी है, 9%। आप पेमेंट कर दीजिए, 18,000 आ जाएगा। प्रॉफिट जो बचा है आपका ये भी हो चुका है हमारे पास, पेड अप कैपिटल बची है, इक्विटी, 2 चीज़ें ये बची है, और तीसरी आपका एक्सपेक्टेड रेट ये नॉर्मल डिविडेंड की है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट बचा है 59,200। ठीक है, अब 59,200 में देखिए, $59,200 डिवाइड के 4 लाख क्योंकि टोटल पेडअप कैपिटल लेनी है, न कि टोटल इक्विटी कैपिटल। जितनी पेमेंट की है वो हम लेंगे, 4 लाख इंटू के 100 17.3 आ गई, और नॉर्मल रेट आपकी 15% क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये आ जाएगी 17.3 डिवाइड के 15 इंटू के 8, तो शेयर की वैल्यू 9.23।
उसके बाद है 10th क्वेश्चन, देखिए आप, द पेड अप शेयर कैपिटल आपकी 2000, 5% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच है, 4000 इक्विटी शेयर है आपके 100 ईच, इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड 5%, यानी कि दोनों प्रकार के शेयर हैं, प्रेफरेंस भी है इक्विटी भी है, और जो डिविडेंड कितना फिक्स है 5% देना है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर आल्सो इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट अप टू 4% आफ्टर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। देखो वैसे तो 5% इनको इंटरेस्ट देना प्रेफरेंस को, इसने ये बोला है कि जो प्रॉफिट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर को, उसमें से अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आप जो पेमेंट करने के बाद सारी, ठीक है, अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें से भी 4% ये एक्स्ट्रा डिविडेंड लेगी कौन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। 5% तो इनको लेना ही लेना है इक्विटी के से पहले, अगर बाद में भी इक्विटी के डिविडेंड देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है तो उसमें भी ये साझेदार होंगे, ठीक है। और कितने के लिए, 4% के लिए। आगे है आपका और उसके और जो आपकी इक्विटी है उनको कितना मिलेगा, 10%। एनी सरप्लस प्रॉफिट बीइंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए। द एनुअल एवरेज प्रॉफिट आपकी 1 लाख आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन इज कंसिडर नेसेसरी टू रिजर्व 6000 रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। नॉर्मल रेट आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की 8% है और इक्विटी की 10%, इसमें दोनों ही गिवन है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इक्विटी शेयर होल्डर की आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। ये आप सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बचा, ठीक है। एडिट कर लेते हैं। अब इक्विटी जो शेयर टोटल प्रॉफिट आपका 1 लाख जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद है जो ट्रांसफ़र हमने रीजनों में ट्रांसफ़र करना 6000, बचे आपके 94,000 में से हम किसकी पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर की, जो कि 5% है, यानी कि 2 लाख के ऊपर 5% आपका 10,000 आया, वो हमने पे कर दिया। अब जो बचा है वो किसके लिए बचा है, इक्विटी के लिए। अब इक्विटी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 4 लाख है, क्योंकि 4000 इक्विटी शेयर है ना, ठीक है, 100 ईच है, तो उसके ऊपर हमें जो डिविडेंड देना है वो कितना देना है, 10% देना है। 4 लाख के ऊपर 10% आपका आ जाएगा 40,000। उसके बाद जो पैसा बचा है 44,000 बचा है। अब 44,000 ये यानी कि हमने प्रेफरेंस की भी पेमेंट कर दी और इक्विटी की भी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद जो सरप्लस बचा है 44,000, उसमें भी प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर ने 4% बोल रखा है रिमेनिंग, ठीक है। अब इसको 4% हम दे देंगे तो 8,000, फिर बाकी जो बैलेंस बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी के लिए 36,000। ओके, एक बार इरेज कर देते हैं इसको। अब जब भी हम इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल निकालते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल एंड, जैसे कि ऊपर आपका गिवन है ये वाला, सबसे ऊपर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड रेट का, प्रॉफिट अवेलेबल एंड टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। अब प्रॉफिट देखिए, सबसे पहले आप प्रेफरेंस की देख लिए, प्रेफरेंस को कितना मिला है, 10,000 आपका ये डिविडेंड मिला है प्रेफरेंस को, और नीचे 8,000 ये मिला है, यानी कि 18,000 डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल आ जाएगी इसकी। इक्विटी को कितना मिला है, इक्विटी का देखिए 40,000 इसमें हिस्सा मिला था, और लास्ट वाला 36,000 है, ये भी इक्विटी का बचा है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दो, डिवाइड के पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसमें एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड आपका प्रेफरेंस का गिवन है,
डिविडेंड 10 + 8 18 / 2 इंटू के 109%। ऐसे ही आपका इक्विटी का है 40,000 + 36,000 / 4 इंटू के 100 यानी कि 19%। ये आपकी रेट आ गई 9% एंड 19%। और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाल दो 9/8 और 19 / 10 इंटू के 100। एक की रेट आई है वैल्यू आई है 112.50 और दूसरे की आई है 190। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 20,000 इंटू के 10 ईच है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल्स, वर्कमैन सेविंग फंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड एसेट्स गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड मार्क्स, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। इसमें देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू पर ही लेनी है, लैंड एंड बिल्डिंग 260 एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर 5,000 ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल इज टू बी टेकन एज बैड, यानी कि 5,000 ट्रेड रिसीवेबल आपके बैड हो चुके हैं, यानी कि आपकी एसेट्स कम हो चुकी है। अगर आप एसेट बेस पर लोगे और जब आप प्रॉफिट बेस पर अर्निंग बेस पर लेते हो तो आपके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। प्रॉफिट आपका गिवन है 2010 का, 11 का और 12 का। इन द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी ट्रांसफर ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, और 20% किस में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आपको शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक और नेट एसेट बेस पर और यील्ड मेथड पर। ठीक है, यील्ड के अकॉर्डिंग जो आपकी रेट है कंपनी की 12% गिवन है, डिविडेंड ऑफ देयर मार्केट वैल्यू यानी कि नॉर्मल रेट, एंड गुडविल कंपनी की जो गुडविल लेनी है कितनी लेनी है 2 लाख। ठीक है, दोनों मेथड हम कर चुके हैं, सिर्फ एक ही इसमें डिफरेंस है, जब आप 5,000 जो ट्रेड पेबल्स लोगे एसेट्स में से वो कम हो जाएंगे, और जब आप यील्ड बेसिस पे लोगे आप प्रॉफिट में से लेस कर देना। ठीक है, ओके, करके देखना निकल जाएगा। ठीक है, कल करते हैं नेक्स्ट मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।